मैं एक पूरा फिल्मी ट्रेनिंग से ग्रेजुएट एक्टर हूँ। मुझे विजिटर का रोल देना था। मैं एक ही बार में सब कुछ समझ जाता था। दर्शक सब मिलकर बोलते थे कि मुझे गलत आरोप लगा है, मुझे साइको का रोल दिलवाओ। मेरा वो खतरनाक अंदाज बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को डराने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब मैं एक एक्टिंग रियलिटी शो में गया तो मुझे रिश्ते के जरिए पीछे धकेल दिया गया। जो पुलिस ऑफिसर का रोल मुझे मिलना चाहिए था वो जबरदस्ती एक नशेड़ी ड्रग एडिक्ट के रोल में बदल दिया गया। मैं अपने नशेड़ी के रोल को देख रहा था, मेरा दिल बिल्कुल ठंडा हो गया। ये क्या एक्टिंग होगी अब? जब मैं शिकायत कर रहा था अचानक एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज सुनाई दी। बधाई हो होस्ट को, सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट जो रोल प्ले करने वाला है वो एक नशेड़ी है। रिवॉर्ड, होस्ट को 10 साल पुराना असली नशेड़ी बना दिया जाएगा। मैं अचानक चौंक गया। ये तो सीधा उड़ान भरने वाली बात है। लेकिन अगले ही पल मुझे लगा जैसे मेरे पूरे शरीर की सारी एनर्जी गायब हो गई हो। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और एक बड़ा सा जमाई यौन ली। आंखों से आंसू भी बिना रुके बहने लगे। असेसमेंट शुरू होता है। दोनों पार्टिसिपेंट्स अपने अपने रोल के हिसाब से पोजीशन लें। 1 मिनट, मुझे थोड़ा और तैयारी करने दो। ये कहते हुए मैं पीछे मुड़कर एक कोने में गया, बैठ गया और जोर से कांपने लगा। कमरे में बैठे कई लोग कंफ्यूज हो गए। ये कर क्या रहा है? इस वक्त मेरा पुलिस रोल ले चुका। ये मिंग तो बिल्कुल रिलैक्स था। घबरा रहा है? उल्टी कर दे भाई, इतनी कमजोर मेंटल स्ट्रेंथ काम नहीं आएगी। ये मिंग अपने रोल में उतरने लगा, फील ढूंढने लगा। ठीक है, कोने में बैठे बैठे मेरे दिल में भयंकर दर्द हो रहा था। मुझे लगा मेरा शरीर बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा गिरता जा रहा है। मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिए थे, लेकिन अचानक जैसे अभी मेरे हाथ पर रोंगटे खड़े हो गए, पेट में उलट पलट, हाथ पैर कांपने लगे, पूरे शरीर से ठंडा पसीना। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। तभी मुझे अभी दिमाग में सुनी गई सिस्टम की आवाज याद आई। एक पल में मैं वापस नॉर्मल स्टेट में आ गया। सारी तकलीफ गायब हो गई। उस पर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं रोने वाला था। शुक्र है मैं वापस स्विच हो गया। ये सिस्टम तो कमाल का है। सच में मुझे परफॉर्मेंस टारगेट में बदल सकता है। मैं सच में नशेड़ी बन गया था। जो चेन तैयार हो गए हो या नहीं? और टाइम वेस्ट किया तो एलिमिनेट हो जाओगे। तैयार हूं, कहते हुए मैंने सर हिलाया और एक बार फिर अपने आप को नशेड़ी के शरीर में स्विच कर दिया। फिर धीरे धीरे उठकर मुड़ता टेढ़ा चलता हुआ मिंग के सामने गया और धुप से बैठ गया। उस पर वहां मौजूद सब लोग स्टन हो गए। इसका चेहरा इतना हल्का क्यों हो गया? जज मिंग की एक्शन की आवाज के साथ असेसमेंट शुरू हो गया। ये मिंग को इंटेरोगेटर, एक सिविल ड्रेस्ड पुलिस ऑफिसर का रोल करना था। उसे तीखी नजरें और ताकतवर बॉडी लैंग्वेज दिखानी थी। तो ये मिंग ने सब कुछ बैलेंस तरीके से किया। कोई हंसी नहीं, चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन। बस प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारी चीजें मैच नहीं कर रही थी। जैसे आज उसने मेकअप थोड़ा ज्यादा कर रखा था और उसकी नजरें बिल्कुल भी तीखी नहीं थी, बल्कि थोड़ी अजीब सी लग रही थी। उसके सामने मैं एक नशेड़ी का रोल कर रहा था जिसे इंटेरोगेशन के दौरान कंट्रोल खो देना था और विथड्रॉल सिम्टम्स दिखाने थे। मेरे पास 10 सिंपल डायलॉग्स थे। जैसे ही परफॉर्मेंस शुरू हुई मैं सीधा अपने रोल में उतर गया। मैं पूरा शरीर कांप रहा था, चेहरा नीला पड़ गया था। मैं वहीं बैठा एक हाथ से अपनी बांह खुजाता रहा। गर्दन के पीछे ठंडा पसीना था, टी शर्ट भी भीग चुकी थी। भाई सिगरेट है क्या? क्या ये एक्टिंग है या सच में? उसका चेहरा देखकर तो लगा सच है। आंखों में भी खून की लाली ज्यादा हो गई है। ये सच में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे नहीं पता तुम लोग किस अपलाइन को ढूंढ रहे हो। भाई मुझे पानी दो ना। तुम ऐसे घूर कर देखोगे तो क्या फायदा? प्लीज प्लीज मुझे एक पफ दे दो ना। मैं आगे नहीं बोल पाया। पूरा शरीर बहुत ज्यादा कांप रहा था, आंखें खूनी हो गई थी और अंदाज साफ साफ अनकंट्रोल होता जा रहा था। ये बंदा तो सच में क्रिमिनल निकला। अगर ये एक्टिंग है तो इतनी लेवल की एक्टिंग कैसे हो सकती है? ये मिंग ने अचानक सर घुमाकर मैंग जज की तरफ देखा। इस वक्त तीनों जज भी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। कोने में खड़े 2 शो के कैमरा क्रू मेंबर्स भी। सबके दिमाग में एक ही ख्याल था, ये बंदा सच में कुछ कर रहा है। मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस कुछ भयानक होने लगे। मैं बार बार अपना पसीना पूंछता रहा। ये मिंग को देखने वाली नजरें खतरनाक और अनकंट्रोल थी। तुम मेरा मुंह खोलो, मैं तुम्हें एक सिगरेट दे दूंगा, वरना तुम कुछ नहीं निकलवा पाओगे। शुरू करो। तुम मुझे मारो। आओ मारो मुझे। तुम्हारी नजरें बता रही हैं कि तुम बहुत ज्यादा मुझे मारना चाहते हो ना। आओ आओ मारो, मार दो मुझे। ये आखिरी शब्दों को मैं गला फाड़कर चिल्लाया। ये मिंग मेरी नजरों और एक्सप्रेशन से डर गया। बिना सोचे खड़ा हो गया, पीछे कई कदम हटा। चेहरे पर पूरा खौफ था। कुर्सी भी उलट गई थी। उसी वक्त तीनों जज भी खड़े हो गए, हैरान होकर मुझे देख रहे थे। इस वक्त तक असेसमेंट रूम का माहौल बदल चुका था। मेरा स्टेट जितना ज्यादा डरावना होता गया, दूसरा जज जल्दी से सीनियर जज के पास गया और धीरे से पूछा, झेंग सर? सीनियर जज झांग वायरिंग भी थोड़ा घबरा गए थे। कुछ नहीं बोले, बस मुझे टकटकी लगाकर देख रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि ये जवान एक्टर सच में एक्टिंग कर रहा है या सच में विथड्रॉल सिम्टम्स हैं। अभी तक मेरे 10 डायलॉग्स में से 7 बोल चुके थे, खासकर आखिरी वाला जो इमोशनल और हिस्टेरिकल था, और आखिरी वो मारो मुझे, मार दो मुझे वाले लाइंस सब इंप्रोवाइज्ड थे, बिना प्लान किए, और इफेक्ट बिल्कुल फुल ऑन था। अब सीनियर जज झांग वायरिंग को लगा जैसे उनके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए हैं। अगर ये सच में एक्टिंग है जो मुझे इतना रियलिस्टिक लगा, तो मुझे शक होने लगा कि ये जवान सच में विथड्रॉल सिम्टम्स में है। अगर ऐसा है तो इसकी एक्टिंग बहुत ही कमाल की है। कोने में खड़े 2 कैमरा क्रू मेंबर्स चुपके से एक दूसरे के पास आए। ली भाई, ये लड़का सच में विथड्रॉल सिम्टम्स में तो नहीं जा रहा? तुम्हें क्या लेना देना? बॉस ने तो कुछ नहीं कहा, तुम बस देखते रहो। ली भाई, मुझे लगता है ये सच में पागल होने वाला है। अगर ये सच में पगला गया और टेबल उलट दिया तो चलो हम जाके मदद करते हैं। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि धड़ाम की आवाज आई। इस वक्त मेरा स्टेट बिल्कुल विथड्रॉल सिम्टम्स वाला हो चुका था। टेबल देखूं तो उलट दूं, कुर्सी देखूं तो तोड़ दूं, कुछ भी देखकर बुरा लगता था। बैठ भी नहीं पा रहा था, बेचैन था, जैसे एक फांसा हुआ जानवर, सब कुछ तोड़ फोड़ देना चाहता था। मैं अचानक मिंग के सामने दौड़ा। ये अचानक हरकत देखकर मिंग का चेहरा सफेद पड़ गया। वो सीधा पीछे हटा, लेकिन घबराहट में उसका बायां पैर दाएं पैर से उलझ गया। धूप की आवाज के साथ वो जमीन पर गिर गया। ये हरकत जैसे मेरे अंदर एक बम की वायर एक्टिवेट कर गई। मैं अचानक उसकी तरफ दौड़ा, सीधा अपना घुटना जोर से उसकी छाती पर मार दिया, मुंह से पागलों की तरह चिल्लाया, एक पफ दो मुझे, प्लीज एक पफ दो मुझे, बचा लो मुझे। लूचन, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ, लूचन को पीछे खींच लो, जल्दी खींचो। खत्म, ये सच में विथड्रॉल सिम्टम्स में है, जल्दी भागो यहाँ से। इस वक्त मैंने सच में ये मिंग की जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल लिया और तुरंत पीछे मुड़कर कोने में छुप गया। जमीन पर सिमट गया, कांपते हाथों से बहुत मुश्किल से एक सिगरेट निकाली। लाइटर कई बार जमीन पर गिरा, आखिर में बहुत मुश्किल से उठाकर आग जलाई। जोर से एक पफ ली, चेहरे पर आंसू, नाक का पानी सब मिल गया था एक साथ। एक पफ धुआं उड़ाया, मैं बुदबुदा रहा था। एक पफ मिल गई, मरने से पहले तो मिल गई। जमीन के बिल्कुल बीच में असेसमेंट रूम का दरवाजा जल्दी खुला। 2 यूनिफॉर्म पहने पुलिस ऑफिसर्स अंदर आए। जज मिंग जल्दी से आगे बढ़े, मुझे कोने में दिखाते हुए चिल्लाए, ये रहा, ये नशेड़ी है, विथड्रॉल सिम्टम्स में है। देखो, इसने हमारे एक पार्टिसिपेंट को इतना डरा दिया है। 2 पुलिस ऑफिसर्स मेरे चारों तरफ खड़े हो गए। एक ने इलेक्ट्रिक बैटन निकाला, दूसरे ने पेपर स्प्रे निकाला। दोनों धीरे धीरे मेरे पास आने लगे। बिल्कुल जब वो मुझे कंट्रोल करने वाले थे, मैं अचानक मुड़कर उनकी तरफ देखा। 1 मिनट, ये सीन कट हो गया क्या?
ये दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स पहले से प्लान किए हुए थे क्या? दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने कुछ नहीं कहा और मुझे सीधा ले गए। असेसमेंट रूम से निकलते वक्त बाहर 100 से ज्यादा लोग अपने फोन लेके खड़े थे, वीडियो बना रहे थे। सुना तुमने? एक पार्टिसिपेंट नशेड़ी निकला और असेसमेंट में संयोग से 2 नशेड़ी के रोल थे और इस पार्टिसिपेंट ने असेसमेंट के दौरान विथड्रॉल सिम्टम्स दिखाए। कितना डरावना। सुना है इसने अपने कॉम्पिटिटर को डरा डरा कर पेशाब तक निकाल दिया। ये कॉम्पिटिटर सेंची नाम का एक फेमस इंटरनेट सेलिब्रिटी स्ट्रीमर था जो मैदान में ही डर गया था। जल्दी ही ये बात इंटरनेट पर फैल गई, तरह तरह के अजीब पोस्ट उड़ने लगे, लेकिन सब कुछ मुझसे ही रिलेटेड था। शाम को जब सूरज ढल रहा था मैं आखिर पुलिस स्टेशन से बाहर आया, पूरी तरह रिलैक्स्ड। यूरिन टेस्ट हो या ब्लड टेस्ट, दोनों नेगेटिव आए। मेरे शरीर में कोई प्रतिबंधित पदार्थ नहीं था, तो असेसमेंट रूम में जो भी दिखा था वो सब एक्टिंग थी। दरवाजे से बाहर निकलते ही मेरे पीछे एक पुलिस ऑफिसर भी था, वही जो दोपहर मुझे खुद पुलिस स्टेशन ले गया था। उसका नाम माजुन था। दोनों रोड के किनारे पहुंचे। माजुन ने मेरे कंधे पर थपकी दी, बेटे घर जाओ और तुम्हारे कंपटीशन के बारे में हम तुम्हें एक सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट देके हेल्प करेंगे, इससे प्रूफ मिल जाएगा तुम्हें। शुक्रिया ऑफिसर मास्टर, कोई बात नहीं। सच में जब मैंने तुम्हें देखा था मुझे लगा था कि तुम्हें विथड्रॉल सिम्टम्स हैं, बाद में पता चला ये सब एक्टिंग थी। कमाल है, शुक्रिया तारीफ के लिए। चलता हूं मैं। ऑफिसर मां का शुक्रिया उनकी मदद के लिए। शो वालों को कह दो जल्दी से एक सर्टिफिकेट लेटर भेज दें। जाओ आराम से जाओ। उसी रात यानजिंग शहर के लोकल पुलिस स्टेशन ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज की। चूंकि ये एक व्हाट इज एन एक्टर शो के सिलेक्शन राउंड में हुआ था और जिसे ले जाया गया था उसने काफी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी थी, इसलिए पुलिस के लिए पब्लिक क्लैरिफिकेशन देना जरूरी था। इसी के साथ व्हाट इज एन एक्टर शो की टीम और यानजिंग सिलेक्शन वेन्यू के इंचार्ज तीनों जज समेत सबको ये पुलिस डॉक्यूमेंट मिल गया। जब उन्होंने डॉक्यूमेंट पढ़ा, रात को साथ खाना खा रहे तीनों जज हैरान रह गए। नेकेड आई से विथड्रॉल सिम्टम्स नहीं थी, मतलब सब कुछ एक्टिंग थी। क्या बात है, ये एक्टिंग इफेक्ट तो कमाल का है। तो सीनियर जज झांग, वायरेन और वुमन जज ने तुरंत टेबल ठोक कर डिसाइड कर दिया, प्रमोट करो इसे। जज मेंग के पास कहने को कुछ नहीं बचा। क्या कहते? वो खुद भी शॉक्ड थे और वो छोटा इंटरनेट सेलिब्रिटी जो असेसमेंट के दौरान इतनी रियलिस्टिक एक्टिंग से इतना डर गया था कि पेशाब निकल गया, उसकी तो बात ही मत करो। कोई कॉन्शियस नहीं थी उसकी, छोड़ो ये बात। इसी तरह मैं सफलतापूर्वक प्रमोट हो गया। रात के 9:30 बजे व्हाट इज एन एक्टर की ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेक्शन के पहले राउंड के रिजल्ट्स अनाउंस हुए। यानजिंग जोन की प्रमोटेड लिस्ट में मेरा नाम साफ साफ था। इसी के साथ वेबसाइट ने अलग से एक स्टेटमेंट भी पोस्ट किया जिसमें पुलिस का सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट लगा हुआ था, मेरे लिए अफवाहें क्लियर करने के लिए। जिन्होंने भी ये क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट देखी सब कंफ्यूज हो गए। मतलब लूचन ने इतनी रियलिस्टिक एक्टिंग की कि अपने ओपोनेंट को डरा डरा के पेशाब निकाल दिया और जजों ने भी पुलिस बुलवा ली और वो बिल्कुल इनोसेंट है। ये बात तो नॉवल में भी लिखने की हिम्मत नहीं होती। तो इंटरनेट का मूड तुरंत पलट गया। मेरा नाम एक बार फिर पूरे ट्रेंडिंग लिस्ट पर छा गया, लेकिन इस बार सब तारीफ के शब्द थे। मेरी एक्टिंग स्किल्स की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही थी। ये मिंग का मूड बहुत खराब था। आज रात से कॉस्प्ले नहीं करूंगा। दोपहर में ऑडिशन देने गया था और वो मेंटल केस उसे डरा डरा कर पेशाब निकलवा दिया। इतनी शर्म आ गई कि पूरी दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मूड नहीं था लाइव स्ट्रीम करने का, लेकिन फिर भी लाइव स्ट्रीम रूम खोलना पड़ा। फैंस से 2 बातें करनी थी। ये उसका फैंस के साथ कनेक्शन बनाए रखने का तरीका था। कभी कभी इमोशनल कनेक्शन मेंटेन करनी पड़ती है। तो ये मिंग ने थोड़े कैजुअल कपड़े पहने, अपना लुक थोड़ा टचअप किया, ब्यूटी फिल्टर और कैमरा फिल्टर लगाकर फिर भी एक फॉरेस्ट बॉय जैसा हैंडसम लगा। सब सेट करके उसने लाइव स्ट्रीम रूम खोला। रिजल्ट, आज जैसे ही उसने लाइव स्ट्रीम खोली उसने हैरान होकर देखा कि ऑनलाइन व्यूअर्स की संख्या सीधा 50,000 पार कर गई थी। उसके फैंस टोटल 3 लाख से कुछ ज्यादा थे। नॉर्मली लाइव स्ट्रीम में ऑनलाइन व्यूअर्स की संख्या बहुत कम होती थी, 10,000 से ज्यादा हो तो भी बड़ा नंबर माना जाता था। आज ये क्या हो गया? ऑनलाइन व्यूअर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, जैसे सब खास उसके इंतजार में हो। ये मिंग का मूड थोड़ा बेहतर हुआ। लाइव स्ट्रीम कैमरा की तरफ एक पोस्ट बनाया, गुड इवनिंग फैमिली। सोने से पहले रोज की तरह अपने फैंस से 2 बातें करने वाला था, लेकिन अचानक ये मिंग चुप हो गया। उसका चेहरा जम गया। लाइव स्ट्रीम रूम स्क्रीन भरकर कमेंट्स आ रहे थे, कमेंट सेक्शन भी फ्लड हो गया था। हाँ, हंसी रोक नहीं पा रहा। सच कहूं तो मैं सिर्फ ये देखने आया हूं कि स्ट्रीमर कैसे अपनी इज्जत बचाता है। स्ट्रीमर, तुमने सिलेक्शन प्रमोशन लिस्ट देखी? मैंने सुना है लूचन प्रमोट हो गया है। यार मैंने इंटरनेट पर लीक हुआ वीडियो देखा, आंखें फट गई। कितनी हड्डी तोड़ के भी कहा जाए तो बिल्कुल एक्टिंग नहीं लगती। कुछ लोगों का ध्यान उस क्लिप पर गया जिसमें स्ट्रीमर को काट दिया गया था, एडिटेड आउट। अचानक स्ट्रीमर का नाम पूरी तरह डिलीट हो गया, लेकिन अभी भी स्ट्रीमर काफी डिलीट वर्दी ही है। दूसरे लोग बोल रहे थे स्ट्रीमर गार्बेज ब्यूटी बुला रहे हैं। आओ स्ट्रीमर, एक पैर पे स्टैंड हैंडस्टैंड करो गार्बेज जैसा। सच में अगर तुमने हैंडस्टैंड नहीं किया तो मैं सीधा अनफॉलो कर दूंगा। कहा और वैसा ही किया। मैं तो देख रहा हूं ऊपर वाला तो बंधी हुई दीदी पाउंड ऑफ सिस्टर फैन है। ये मिंग सुन रह गया, बंधी हुई दीदी भी अनफॉलो करेगी। देखकर ऑनलाइन व्यूअर्स की संख्या लगातार बढ़ रही थी। अब तो 1 लाख पार होने वाली थी। सब लोग बोल रहे थे अनफॉलो करेंगे। अगर सच में सब अनफॉलो कर देते तो ये मिंग का अकाउंट बर्बाद हो जाता, फिर सब कुछ शुरू से करना पड़ता। उसकी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी उससे कॉम्पेंसेशन पेनल्टी मांगती। पेनल्टी के बारे में सोचते ही ये मिंग का पूरा शरीर कांप गया। उसने दांत पीसी और खड़ा हो गया। लाइव स्ट्रीम कैमरा की तरफ देखकर एक सख्त और डरावना मुस्कुराहट दी। दांतों के बीच से एक बात निकाली, ठीक है जो हार गया वो माने, लेकिन मैं भी अब पूरी तरह समझ चुका था कि जो सिस्टम मैंने एक्टिवेट किया है वो कितना अनोखा है। सबसे पहले मेरा एक एट्रीब्यूट पैनल है जिसमें मेरा स्टेट दिखता है। बहुत सिंपल एट्रीब्यूट पैनल, लेकिन इसमें जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो इसका एक्सप्लेनेशन था। अभी मैं लेवल 1 स्टेट में हूँ। लेवल 1 स्टेट में मुझे 30 कैरेक्टर टेम्पलेट्स एक्सपीरियंस करने होंगे, 30 रोल टेम्पलेट्स एक्टिवेट करने होंगे, तभी मैं लेवल 2 में प्रमोट होऊंगा। तो लेवल 1 और लेवल 2 में क्या फर्क है? लेवल 1 के सारे कैरेक्टर्स आम लोग होते हैं, मिसाल के तौर पर नशेड़ी, कुक, वकील, टीचर वगैरह, रियल लाइफ में मौजूद असली किरदार। तो लेवल 2 पर पहुंचकर मैं जो कैरेक्टर्स एक्सपीरियंस कर सकता हूं वो एक्सपैंड हो जाते हैं। एक नई कैटेगरी ऐड होती है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे डांसर्स, सारे मार्शल आर्ट्स, वुशिया कैरेक्टर्स, एक्शन कैरेक्टर्स। ये स्पेशल कैटेगरीज एक्सपैंड हो सकती हैं। मेरे सिस्टम का नाम है जिया शी छंग ज़ेन। नकली नाटक असली बनता है। मतलब जब भी मैं कोई कैरेक्टर परफॉर्म करता हूं मुझे उस कैरेक्टर की पहचान में बदल देता है और उस कैरेक्टर की स्किल्स भी दे देता है। इसलिए एक लेवल 2 पहुंचकर अगर प्राचीन योद्धा, शिया या मॉडर्न डे का रोल किया तो मैं एक असली योद्धा जंग और उनकी रिस्पेक्टिव मार्शल आर्ट्स या किलिंग स्किल्स मुझे मिल जाएंगी। तो लेवल 3 वो तो और भी डरावना है। लेवल 3 पर पहुंचकर कैरेक्टर्स की कैटेगरी एक्सपैंड होकर शियानशिया अमर साधना टाइप में हो जाएगी। मतलब मैं कोई शियानशिया ड्रामा परफॉर्म करूंगा, मुझे असली शियानशिया पावर्स मिलेंगी, मुझे स्किल्स भी मिल सकती हैं। ये है जिया शी छंग ज़ेन सिस्टम का राज। बहुत पावरफुल। वाकई मैं किसी ट्रांसमाइग्रेटर से कम नहीं हूं। हर ट्रांसमाइग्रेटर अपने सिस्टम के भरोसे ही लाइफ के पीक पर पहुंचता है। तो मैं बहुत एक्साइटेड था, फ्यूचर को लेकर बहुत उम्मीद थी, लेकिन पीक तक पहुंचने के लिए, सुप्रीम शियानशिया रेल्म की पावर हासिल करने के लिए समय भी काफी ज्यादा लगेगा। सिस्टम की अपनी लिमिटेशंस हैं। मेरी पहचान एक्टर के रोल तक लॉक है, इसलिए मैं सिर्फ परफॉर्मेंस के थ्रू ही रोल टेम्पलेट्स अनलॉक कर सकता हूं।
मैं खुद डायरेक्टर और खुद एक्टर बनकर चीट नहीं कर सकता अपने आप को रोल्स देने के लिए। मुझे ईमानदारी से रियल वर्ल्ड के वेरियस फिल्म क्रूज से स्क्रिप्ट्स लेके परफॉर्म करना होगा, या फिर व्हाट इज एन एक्टर जैसे वैरायटी शोज में पार्टिसिपेट करके परफॉर्मेंस अपॉर्चुनिटीज लेनी होंगी। अच्छी बात यह है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। लेवल 1 से लेवल 2 तक जाने के लिए 30 कैरेक्टर्स एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे। लेवल 2 से लेवल 3 तक कितने कैरेक्टर्स चाहिए होंगे ये अभी तक फिक्स नहीं है। अभी के लिए बेस्ट अपग्रेड मेथड यही है कि ऐसी वैरायटी शोज में पार्टिसिपेट करता रहूं, या फिर बड़ी बड़ी फिल्म क्रूज में एक्स्ट्रा जूनियर बैकग्राउंड रोल्स करता रहूं। एक नजदीकी होटल के नीचे यहाँ छोटी फिल्म क्रूज टेम्पररी एक्टर्स हायर करने के लिए जमा होती हैं। ऊपर बहुत सारी छोटी क्रूज की टीमें होती हैं, इसलिए होटल के नीचे हमेशा भीड़ लगी रहती है। ये सब वो लोग होते हैं जो स्टार बनने का सपना देखते हैं, बैकग्राउंड एक्टर्स। हर दिन यहाँ बैठे रहते हैं किसी के चुनने का इंतजार करते हुए, चाहे एक्स्ट्रा ही क्यों ना हो। इन लोगों में कुछ तो लेजिटिमेट एक्टिंग स्कूल से ग्रेजुएट होते हैं, कुछ बस अपना सब कुछ दांव पे लगाकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, नादान नए लोग। यहाँ का एक ही फायदा है, यहाँ कोई बिचौलिया एजेंट या झगड़ा नहीं होता, क्योंकि ये फिल्म स्कूल के पास है, तो ज्यादातर लोग फिल्म स्कूल के स्टूडेंट्स ही होते हैं। मैं पहुंचकर भी चुपचाप छांव में खड़ा हो गया, इंतजार करने लगा। होटल में कभी भी लोग नीचे आकर ऑडिशंस ले सकते थे। हर दिन 7-8 अपॉर्चुनिटीज तो मिल ही जाती थी। जिनकी किस्मत अच्छी हो उन्हें कंपनी मिल जाती थी, जिनकी किस्मत खराब हो उन्हें सिर्फ खाना बॉक्स लंच ही मिल पाता था। मैं पहले भी यहाँ आता रहा था, इसलिए काफी फैमिलियर था। बस खड़ा ही हुआ था कि कुछ मिनट बाद कोई नीचे आया। एक मोटा सा आदमी नीला शर्ट पहने, पूरे शरीर से पसीना बहाता हुआ, बाजू भी पसीने से भीगे हुए थे। किसको कुकिंग आती है क्या? कम से कम पैन चलाना आना चाहिए। उम्र 25 से 35 के बीच। ये सुनते ही जो भी नए ग्रुप एक्टर्स पहले से वहां इंतजार कर रहे थे, सब भागते हुए आगे आए। मुझे कुकिंग आती है, मुझे भी आती है। मुझे पैन चलाना बहुत अच्छा आता है, लेकिन मैं 36 साल का हूँ, चलेगा? मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं फ्राइड राइस बना सकता हूँ, चलेगा? मुझे पैन चलाना आता है, चलेगा? मैं सारी क्यूजीन्स बनाना जानता हूँ। मोटा आदमी बीच में गिर गया और भी शोर शराबा बढ़ गया। उसके कान में जोर से आवाजें गूंज रही थी, जिससे वो इरिटेट हो गया। एक तरफ खड़ा मैं देखकर हंसी रोक रहा था। ये लोग जो शुरू में ही जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, ज्यादातर नए अनुभवहीन होते हैं। मेरे जैसे सीनियर बैकग्राउंड एक्टर्स मक्खी की तरह भीड़ नहीं लगाते, सही मौका पकड़ना पड़ता है। देखकर जब लोग अनियंत्रित तरीके से चिल्ला चिल्लाकर घूम रहे थे, मैंने सही वक्त पर आवाज दी। कुकिंग आती है, पैन भी थोड़ा चला लेता हूँ। मैं 26 साल का हूँ। आंखें और जरूरी जानकारी सब कुछ बता दी। मोटा आदमी ने तुरंत मुझे नोटिस कर लिया, मुड़ के एक नजर डाली और अचानक उसका एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब हो गया। बेपरवाह से आसपास के लोगों को हाथ से हटाकर तेजी से मेरे पास आया। तुम मुझे जाना पहचाना लग रहे हो, याद आया। तुम कल व्हाट इज एन एक्टर के ऑडिशन में थे ना, वही लूछन, सही है ना? तुम ही हो ना? आंखें मिलाकर उसने एहसान को भी बुला लिया। हाँ मैं ही हूँ। तुम अभी भी काम ढूंढ रहे हो? ठीक है, तुम ही चलो, मेरे साथ आओ। ठीक है। मोटा आदमी के साथ होटल में गया। मुझे रोल का मटेरियल भी मिल गया। ये एक छोटे बजट की अर्बन ड्रामा थी। क्रू ने सुबह ही शूटिंग शुरू कर दी थी। ज्यादातर रोल्स पहले से कास्ट हो चुके थे। बस सुबह एक फोन आया था कि जो पहला सीन शूट होना था उसमें बैकग्राउंड में दिखने वाले 2 डायलॉग वाले कुक का एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं आ सकता। इसलिए उन्होंने यहाँ कॉल किया कि कोई टेम्पररी रिप्लेस कर दे। वैसे भी सिर्फ एक पास थ्रू रोल था, 2 डायलॉग्स बोलने हैं, बस काम खत्म। सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार असिस्टेंट डायरेक्टर काले फ्रेम चश्मे पहने एक मिडिल एज आदमी ने मुझे एक नजर देखा और रुक गया। मोटा आदमी जल्दी से उसके पास गया, कान में कुछ धीरे से कहा। वो सुनते ही अचानक समझ गया, ओह ये है वो। कल तो ट्रेंडिंग पे था, एक नया नोबडी एक्टर, उसका नशेड़ी का रोल कर दिया और जजों को इतना डरा दिया। बहुत ही जबरदस्त था। लड़के में पोटेंशियल है, लेकिन हमें तो सिर्फ एक जरूरत है, बस 2 डायलॉग्स, बैकग्राउंड रोल। करना चाहोगे? हाँ ठीक है, तब चलो साथ। एक बार चलते हैं शूटिंग लोकेशन। ये 3 दिन चलेगा, तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। टोटल 3 दिन की पेमेंट मिलेगी। सब किचन में कुकिंग वाले सीन्स हैं, एक्सेप्ट करोगे? पेमेंट क्या है? स्टैंडर्ड रेट 150 एक दिन। चाहे कल तुम ट्रेंडिंग पे थे, लेकिन फिर भी तुम एक बैकग्राउंड एक्टर हो। हमारे यहाँ बैकग्राउंड एक्टर्स का रेट 100 से 150 तक होता है। तुम प्रोफेशनल ग्रेजुएट हो, इसलिए तुम्हें 150 फुल रेट देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। 20 मिनट में शूटिंग लोकेशन के लिए निकलते हैं। मोटा आदमी जल्दी से आया, बैकग्राउंड एक्टर का सिंपल कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दिया। बस एक फॉर्मेलिटी थी। वैसे भी एक्स्ट्रा रोल्स के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ अपने आप को बाइंड करते हैं, दूसरे को नहीं। एक दिन के 150 का स्टैंडर्ड रेट था, तो मैंने जल्दी से अपना नाम साइन कर दिया। साइन कंप्लीट होते ही मेरा पूरा शरीर जैसे हॉट स्प्रिंग में नहाया हुआ महसूस हुआ। बहुत सैटिस्फाइंग फीलिंग। दिमाग में बहुत सारी कुकिंग रेसिपीज आ गई। एक तरह की बिहेवियरल हैबिट भी मेरी हड्डी में उतर गई। ये फीलिंग बहुत सेंसिटिव थी, लेकिन अभी पोजीशन स्विच करना था। लोकेशन पर पहुंचकर ही कुछ दिखाना था। 1 घंटे बाद एनर्जेटिक मोटा आदमी और मुझे लेके वेस्ट 4th रिंग रोड के एक छोटे रेस्टोरेंट तक पहुंचे। यही शूटिंग लोकेशन थी। रेस्टोरेंट कम से कम 20 साल पुराना था। उन्हें पुराना टाइम पीरियड फील चाहिए था। जब मैं अंदर गया, वहां शूट हो रही फीमेल लीड को देखकर मैं अचानक रुक गया। इस ड्रामा की फीमेल लीड देखो तो कल वही थी जो मेरा ओपोनेंट बनते बनते बच गई थी। लगता है वो भी एक नई है, लेकिन फिर भी अब वो फीमेल लीड बन चुकी है। चाहे बजट कितना भी हो, आखिर वो एक टीवी ड्रामा का ही हिस्सा है। जल्दी ही फीमेल लीड का सीन शूट खत्म हुआ। ये खूबसूरत एलिगेंट सी लड़की की एक्टिंग अभी भी थोड़ी कच्ची थी। एक सीन में वो बैठकर बर्तन धो रही थी, कई टेक्स लगी। उसकी छोटी छोटी नर्वसनेस देखकर मैं मन ही मन सोचने लगा, आजकल नए लोगों के लिए आगे आना कितना मुश्किल है, खासकर लड़कियों के लिए। जब मैं देख रहा था कि शाह वांचिंग बाहर जा रही है, मैंने सर हिलाकर ग्रीट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बस एक हल्की सी नजर मेरी तरफ डाली और सीधे आगे बढ़ गई। शाह वांचिंग ऑलरेडी बाहर जा चुकी थी। मैंने सर हिलाया, समझ गया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसी ही होती है, हाई को बढ़ाती और लो को दबाती। अगर सड़क पर मुलाकात होती, शायद वो सर हिलाकर ग्रीट करती, लेकिन शूटिंग लोकेशन पर अब वो फीमेल लीड है और मैं सिर्फ एक टेम्पररी बुलाया गया बैकग्राउंड एक्टर। ये स्टेटस का फर्क साफ जाहिर है। जिनका ईक्यू ज्यादा होगा वो शायद फिर भी एक नकली सर हिला के रिस्पेक्ट दे दें। जिनका ईक्यू कम होगा उनके बारे में तो कहना ही क्या। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता एक छोटे बैकग्राउंड एक्टर की तरफ ध्यान देने से। अगर कल को इसकी किस्मत चमक गई और ये ओवरनाइट स्टार बन गई, तब भी तुम एक बैकग्राउंड एक्टर ही रहोगे। इसलिए मैं भी इस बात को दिल पे नहीं लेता। मैं दरवाजे पे खड़ा इंतजार कर रहा था। कास्टिंग असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ धीरे धीरे काफी देर से बात कर रहे थे। इतनी देर से क्या बात हो रही है? क्या कोई प्रॉब्लम हो गई?